नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी 1-2 दिन से यानी कल बेसिकली और परसों 2 दिन में तमाम लोगों को उनके कैंडिडेचर कैंसलेशन से रिगार्डिंग कुछ मेल प्राप्त हुए हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जिनके आधार पर इन्होंने कैंडिडेचर कैंसिल किया है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस परिस्थिति में हमें करना क्या है अभी। फिर अगर करंट में जो हम स्टेप उठाते हैं, जो भी प्रोसेस हम करते हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमें नहीं दिया जाता है, यानी हमारा कैंडिडेचर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या उठाना है, इन सब चीज़ों पर डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके। जैसा कि आप सभी लोग अवगत होंगे कि हमारे ये वीडियोस एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, जिसमें तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं, चाहे सर्विस से रिलेटेड हों, चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड हों, चाहे रूल्स से रिलेटेड हों। तमाम तरीके की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं अगर आप सर्विस करते हैं, सेवा में हैं, तो ये वीडियोस आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार तमाम चीज़ें की, जैसे हम जब अपने राइट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए जब हम अपने प्रिंसिपल के पास या जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके पास हम जब अपने राइट्स को मांगने जाते हैं, तो वो लोग फर्स्ट इंस्टेंस मना कर देते हैं। तो जब फर्स्ट इंस्टेंस उन्होंने मना कर दिया, तो उस केस में अब हम क्या करते हैं, हम फिर प्रूफ जुटाने में लग जाते हैं कि हमने तो सुना है ऐसा होता है। तो फिर हम तमाम लोगों से पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ है, रूल भेजिए। तो इन्हीं सब से बचने के लिए मैं तमाम जानकारियाँ अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ विद जियो, विद प्रूफ। अभी जैसे कल एक ऑर्डर आया है छुट्टी से रिलेटेड, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव से रिलेटेड, उसको हम आज अपलोड कर देंगे, तो उससे भी काफ़ी मदद मिल सकेगी। बाकी मैटरनिटी लीव से, पैटर्निटी लीव से रिलेटेड भी कई लोगों की क्वेरीज़ हैं, उस पर मैं अभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई सारे केसेस मैं देख रहा हूं जहां पे लोग परेशान हैं। तो आपको जानकारी नहीं थी, इस वजह से आप परेशान हैं। अगर जानकारी होती तो आप परेशान ना होते। तो ये जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो के जस्ट बाद दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें देखिए क्या है कि ये कैंडिडेचर जो कैंसिल किया गया है, इसमें यह कहा गया, इन द नोटिफिकेशन ऑफ नेस्ट अगेंस्ट एवरी पोस्ट द नेचर ऑफ अलाउड डिसेबिलिटी वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. It was noticed that your disability is not under the category as listed in the notification of NEST, which makes you eligible for the post of TGT English as per the notification issued by NEST. इस मेल से ये हमें पता चलता है कि इन्होंने डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई करके अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया होगा, लेकिन नेस्ट ने उस सर्टिफिकेट को कंसीडर नहीं किया, जिसके बेस पर इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया। अब इनको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट सही है, उसमें कोई खामी नहीं है, आप नेस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें, कॉल करके एक डेट ले लें, उनसे जाकर मिलिए, अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले करके उनसे बात करिए कि सर जो भी एडवर्टीज़मेंट में लिखा था उसके अनुरूप ही हमारा सर्टिफिकेट है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा या कर दूंगी, जैसा भी आपका केस हो। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, और उनको लगता है कि अगर उन्होंने गलती करी या उनसे कोई चूक हुई है तो आपको कंसीडर करके आपका लेटर दे देंगे। पहला स्टेप, ठीक है। फिर इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद हमें बताइएगा कि क्या वहाँ से रिज़ल्ट निकला है। अब बढ़ते हैं, दूसरा मेल देखते हैं हम। दूसरा जो मेल है उसमें लिखा है
Minimum essential qualification for the post of PGT biology was mentioned in the notification issued by NES. On scrutiny of the document submitted, during document verification, it was noticed that you do not possess the required educational qualification, which makes you ineligible for the post of PGT biology, as per the notification issued by NEST. ये जो है इन्होंने PGT बायो के लिए अप्लाई किया होगा, तो नेस्ट का कहना है कि जो पीजीटी बायो के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी वो आपके पास नहीं है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या थी आप सभी को पता होगा। इन्होंने अपने एडवर्टीज़मेंट में लिखा था कि पीजीटी बायो के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी में। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं वो बॉटनी एंड जूलॉजी में एमएससी कराती हैं, बायो में नहीं कराती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता कुछ अदर स्टेट में ऐसे केसेस हों जहाँ पर बायोलॉजी से भी एमएससी होता हो, बट मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो यूपी में भी सारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे बॉटनी जूलॉजी ही चलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी तमाम नियर बाई हमारे प्रदेश हैं वहाँ पर जूलॉजी बॉटनी से ही एमएससी होता है। अगर कहीं पर होता है बायोलॉजी से एमएससी तो हमें भी बताएं, तो ये जानकारी मैं भी रखना चाहूँगा। अब इस केस में है क्या कि कई लोग जैसे माइक्रोबायोलॉजी या तमाम तरीके के जो बीटेक डिग्रीज़ या अदर डिग्रीज़ ऑनर्स की डिग्रीज़ होती हैं, तो इस तरीके से उन्होंने किया है और वही डिग्री उन्होंने लगाई थी, तो उसको उन्होंने नहीं माना है। अब लोगों का कहना है कि सर जो डिग्री मेरे पास है वो जो डिग्री इन्होंने मांगी है उसके इक्विवेलेंट है, समकक्ष है। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि नेस्ट ने या ईएमआरएस ने बड़ी चालाकी से खेला है। उसने कहीं पर भी योग्यता में ये नहीं लिखा है कि इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे तमाम नोटिफिकेशन आप लोग देखते होंगे केवीएस, एनवीएस या स्टेट के, तो उसमें लिखा होता है कि या तो ये डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो जब समकक्ष लिखा जाता है तो उसमें तो इक्विवेलेंट डिग्री मान्य हमारी होती है, लेकिन इन्होंने बड़ा सेफ खेला है। इन्होंने कहीं पर भी ये समकक्ष जैसा वर्ड नहीं यूज किया है। या तो इन्होंने लिखा है ये डिग्री या और करके या अथवा ये होना चाहिए, इक्विवेलेंट वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो उस केस में आपका जो केस है तो वो अब नेस्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अब ये आपके लक पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जाके वहाँ बात करिए, सारी चीज़ें दिखाइए जा कर के। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक ये है केस, ये भी डिसेबिलिटी वाला ही है इन द नोटिफिकेशन, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ। आपको भी सेम वही करना है, अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और ये भी वही है पीजीटी बायो वाला। इसमें ज़रा देखते हैं, इसमें भी डिसेबिलिटी वाला है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर ये टीजीटी आर्ट वाला एक केस आया है। इसमें लिखा है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट वाज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन इशूड बाय नेस्ट। On scrutiny of the documents submitted during the document verification, it was noticed that you do not possess the required educational qualification, which makes you ineligible for the post of TGT Art as per the notification issued by NEST। तो इनका केस मुझे पता है। इन्होंने मुझे अपनी डिग्री भेजी थी, तो उसमें इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन में इनके पास आर्ट था, मतलब आर्ट एंड पेंटिंग करके एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था, जबकि ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है आपके पास बीएफए होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है जिसमें आर्ट एंड पेंटिंग आपका सब्जेक्ट है। या उन्होंने एक और लिखा है उसमें, अगर आपके पास बीएफए नहीं है तो बीएड आपका फाइन आर्ट में रीजनल कॉलेज से होना चाहिए। रीजनल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एक होती है जो स्पेशल तरीके का बीएड कराती है, तो वो होना चाहिए। तो अगर आपके पास रीजनल कॉलेज से बीएड है तो आपका कैंडिडेचर कंसीडर किया जा सकता है। फ़िलहाल फिर भी हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें अपनी बात कहने के लिए
वहाँ पर जाना है और वो करके हमें अपना केस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये भी टीजीटी आर्ट का ही सेम है। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबीसी से रिलेटेड, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें लिखा यू वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स इन EMRS थ्रू ESSC 2023 अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ ओबीसी। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन you fail to submit certificate from the competent authority to support the category of OBC as mentioned in the online application form submitted by you, which makes you ineligible for the post of PGT Economics as per the notification issued by NEST। तो ये कहा है कि जो OBC सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया था वो आप समय रहते नहीं आप जमा किए थे। अब समय रहते ना जमा करने का मतलब ये है कि आप सभी को पता होगा कि एक बाद में लिस्ट निकाली थी इन्होंने पेंडेंसी वाली, जो 4-5 बार निकली थी। आई थिंक 5 तक लिस्ट आई थी जिनमें डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, तो उन्होंने मेल के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट को मांगा था। अब यहाँ पर 2-3 केसेस हैं। एक केस मेरे पास आया है जिसमें मैंने पता किया या उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि सर मेरा पेंडेंसी में डॉक्यूमेंट मांगा गया था ओबीसी सर्टिफिकेट, और उसमें मैंने उस समय मेल भी कर दिया था, बट मैंने रोल नंबर और सब्जेक्ट नहीं लिखा था मेल में। जैसे आप सभी को पता होगा जब पेंडेंसी वाली लिस्ट आई थी तो मैंने भी बताया था वीडियो में कि कैसे मेल करना है। मेल कैसे करना था, आपको PDF बनानी थी उसकी, जैसे उसकी फ़ोटोकॉपी करा के उसको प्रमाणित करके उसको PDF में बनाना था। PDF मेल में हमें अपलोड करके, और मेल में हमें जो सब्जेक्ट था उसमें अपना पोस्ट रोल नंबर ये लिखना था। ठीक है, तो इनका कहना है कि सर ये जो मेल में सब्जेक्ट और रोल नंबर था ये मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिंपल उस डॉक्यूमेंट की जो PDF बनाई थी उसमें ही लिख के उसकी PDF बना के मैंने भेज दिया था। तो ऐसे में होता क्या, जब हम मेल भेजते हैं, अगर रोल नंबर मांगने का उद्देश्य यही होता है कि कोई मेल आता है तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट होता है, अंदर क्या है वो हमें बाद में खोलने से पता चलता है। सब्जेक्ट ही हमें बताता है कि ये मेल किसके लिए है, क्या है इस मेल में। तो हो सकता है उन्होंने ध्यान ना दिया हो, तो ये नेस्ट गए भी थे अपॉइंटमेंट लेकर, वहाँ एक अधिकारी से मिले भी थे, तो उनको बताया कि सर मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट अपना भेज दिया था बट मैंने नहीं लिखा था ये। तो उन्होंने बोला क्या प्रूफ है आपके पास, हालांकि ये उस मेल का स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट लेकर गए थे, फिर उनसे ये सारी चीज़ें वहाँ जमा करा ली गई थी। बोले ठीक है, हम आपका केस देख लेंगे और आप 30 तक वेट कर लीजिए, आपका लेटर आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपने इस तरीके से मेल किया है और ऐसा आपके पास मेल आया है कि आपने पेंडिंग में नाम था, मेल कर भी दिया था, बट फिर भी मेल आया है, तो आप चले जाइए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक केस ऐसा भी मेरे पास आया था जिसमें उन्होंने कहा सर पेंडेंसी में मेरा नाम था बट उस समय मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि उस समय एक लास्ट डेट दी गई थी, आई थिंक 13 या कुछ इस तरीके से डेट थी, जिसमें कहा गया था इस डेट तक आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दो मेल के माध्यम से। तो ये कह रहे हैं सर हम उस समय देख नहीं पाए थे, तो हम मेल जब देख ही नहीं पाए तो हमने भेजा भी नहीं था, तो मेरा पास भी मेल आया कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो गया है। तो उनसे भी यही कहना है कि आप एक बार चले जाइए वहाँ से, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, उनको दिखा दीजिए कि सर हमने उस टाइम जमा किया था बट आपने मेल किया था, मैं नहीं देख पाया था, मेरे पास ये हो सकता है आपका कंसीडर कर लें। एक केस ऐसा भी है जहाँ पर एक कैंडिडेट मुझे कह रहे हैं कि सर मेरा पेंडेंसी में मुझसे मांगा ही नहीं गया था, फिर भी मेरे पास ये ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मेल आया है। तो आपसे भी यही कहना है, आप भी अपॉइंटमेंट लेकर चले जाइए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा जाकर के सारा कुछ। तो ये कुछ केसेस हैं, तो मैंने बता दिया है क्या करना है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है उनसे, फ़ोन कॉल कर लीजिए, एक डेट ले लीजिए, उस डेट में चले जाइए, क्योंकि नौकरी की बात है, अगर इतना हमें प्रयास करना पड़ रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, और अपनी बात रखिएगा जा कर के। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है
इन केस आप रिक्वेस्ट करते हो, सारा कुछ करते हो, फिर भी वो 30 तारीख तक नहीं कुछ करते हैं, यानी मेल आपको अपॉइंटमेंट लेटर के नहीं देते हैं, तो ये फिर उसके बाद आपको हम स्टेप बताएंगे क्या करना है। 30 तक थोड़ा वेट कर लो, तब तक प्रयास कर लो इस तरीके से, ठीक है। आई होप, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे सर इस केस में क्या करना, गाइड करिए, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सारी क्वेरीज़ को कंसोलिडेटेड फॉर्म में बता दिया जाएगा। अब हम थोड़ा आएंगे, अभी कुछ लोगों की मैटरनिटी लीव से समस्या है, कुछ लोगों की अदर लीव से समस्या है, कई जगह EMRS में ज्वाइन कर लिया लेकिन प्रिंसिपल छुट्टी नहीं दे रहे, वो आना चाहते हैं। इस पे थोड़ा हम बात करेंगे, इस केस में क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।